हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम, सपोज दैट आपका 18 जुलाई को यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है 2021 का, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। और 20 अगस्त को, ठीक, आज से लगभग 42 से 44 दिन बाद 20 अगस्त को आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम भाइयों के लिए, ठीक है, आप सबके लिए। तो कहने का मतलब कि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं जहां से आपके 2 क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है। जो भारत के भूगोल के परिचय के बारे में है, उसकी स्थिति और अवस्थिति को लेके होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, मेरे नए वीडियो के लिए। और दूसरी बात, आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज भारत का भूगोल। क्या देखिए, भारत का भूगोल मैं कहाँ, यहाँ पे लिखता हूँ ना। भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में मैं सबसे पहले आज बात करता हूँ अवस्थिति और स्थिति के बारे में। जो हमारा पूरा ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को अगर हम छोटी इकाइयों में मापने की बात करें, ठीक है, इस देखिए, अगर हम इस पृथ्वी को समझने की बात करते हैं, परखने की बात करते हैं, उस पे जो भी हमारे देश प्रदेश हैं, जो भी महासागरें हैं, जो भी पर्वताएं हैं, जो भी स्थलीय भाग, जलीय भाग है, जितने भी भाग हैं, उन सबको जब हम समझने की बात करते हैं, या जो वहाँ पे ह्यूमैनिटी, जो मानव शक्ति है, वो सबकी अगर हम समझने की बात करते हैं सरल शब्दों में और छोटे मात्राओं में, तो वो हम क्या प्रदर्शित करते हैं? मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैप, मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। अगर इस पृथ्वी को ही हम जी ऑर्ड के रूप में देखें, भू आभ के रूप में देखें, ग्लोब के रूप में देखें, इस पृथ्वी को गोलाकार के रूप में देखें, अगर हमको उसको परखना हो तो हम क्या बात करते हैं? हम सबसे पहले बात आता है वो ग्लोब के बारे में। किसके बारे में? ग्लोब के बारे में, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ग्लोब पे, पृथ्वी ग्लोब पे भारत किस जगह अवस्थिति है, इसकी अवस्थिति क्या है और इसकी स्थिति क्या है, ठीक है भाइयों। और ये बात करूँगा, और कितने अक्षांश, देशांतर रेखा क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होता है, आपका जो टाइम का जो निर्धारण होता है वो क्या होता है, ये सब हम आज बात करेंगे। कहने का मतलब 2 से 5 नंबर का इस क्लास में आपका क्या है, बहुत ही क्या है, कंफर्म है, पक्का है, लिख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, अब मैं बात करता हूँ ग्लोब के बारे में, ठीक है। भारत की पहले अवस्थिति और स्थिति के बारे में बात करते हैं ना। भारत की अवस्थिति और स्थिति। देखिए भाई साहब, मेरी हैंड राइटिंग कुछ बहुत खास नहीं है, आप लोग मेरे आवाज़ को भी सुनते रहिए और इस राइटिंग को भी देखते रहिए, इस लिखावट को भी देखते रहिए, हमारे आवाज़ को भी सुनते रहिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब जो भारत की अवस्थिति और स्थिति। देखिए, एक पॉइंट आप नोट करिए, आपके मन में एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन कौन सा हो रहा होगा कि अवस्थिति क्या है और स्थिति क्या है। इस स्थिति में अगर हम अव लगा देते हैं तो ये हमारा अवस्थिति हो जाता है, और इसी अवस्थिति में से अगर हम अव को निकाल देते हैं तो हमारा स्थिति हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा स्थिति क्या है और अवस्थिति क्या है। अगर हम सबसे पहले इस वर्ड की बात करें, अगर हम अवस्थिति की बात करें, ठीक है, देखिए, अगर हम अवस्थिति की बात करें, अवस्थिति को सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जिसे टाला ना जा सके, जिसका स्थान परिवर्तन ना किया जा सके। मतलब ये आप समझ रहे होंगे, स्थान परिवर्तन ना किया जा सके। जैसे सपोज दैट आपका ये भारत देश है, उस भारत देश को आप कहीं उठा के दूसरी जगह तो नहीं रख सकते हैं, उसके स्थान में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वो स्थान जो अपरिवर्तनीय हो, जो परिवर्तन न किया जा सके, वो आपका अवस्थिति कहलाता है। जैसे सपोज दैट आपका अगर भौगोलिक रूप में बात करें तो वो आपका भारत देश है।
भारत देश जो आपके मानचित्र पे, जो हमारे पृथ्वी पे जहाँ भारत देश है, क्या हम उसको उठा के उत्तरी अमेरिका या यूरोप महाद्वीप में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। वो हमारा एशिया महाद्वीप में ही रहेगा, लाखों करोड़ों साल ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वो स्थान जिसका हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उस स्थान को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अवस्थिति कहते हैं। सपोज दैट मैं आपको एक भारत का मैप बना रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं एक भारत देश का मैप बना रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ये जो मैं भारत देश का मैप बनाने जा रहा हूँ ना, ओफो, चलिए ठीक है, कोई नहीं, बनेगा अच्छा से बनेगा। देखिए ऐसे किए, फिर ये ऐसे किए, ऐसे करके मैं ऐसे यहाँ पे लाके टच करता हूँ। ये आपका भारत मैप है। अब ये बात बताओ, अगर ये आपका पूरा क्या है, ग्लोब है, क्या है आपका ये पूरा क्या है, ये आपका पृथ्वी है, क्या हम इस पृथ्वी पर से इस भारत देश को उठा के कहीं दूसरे जगह ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते ना। अब देखिए इस भारत देश को, ये भारत ग्लोब के उत्तरी और पूर्वी छोर पर स्थित है, तो क्या हम इसको उत्तरी और पूर्वी छोर से लेके दक्षिणी छोर पे ला सकते हैं? नहीं। पश्चिमी छोर पे ला सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि हम किसी स्थान को, अरे मेरे भाई, अगर कोई स्थान है उसको हम कहीं जगह परिवर्तन नहीं कर सकते, उठा के नहीं ले जा सकते, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अवस्थिति कहते हैं। अवस्थिति मतलब वो जो आपका शेप है, जो आपका भूभाग है, जो आपका भू आकृति है, जो आपका जमीन है, जो आपका स्थल रूप है, वो कहाँ स्थित है, उसकी अगर गणना की बात करें, माफ कीजिएगा, अगर उसके स्थिति की बात करें कि वो कहाँ स्थित है, तो हम अवस्थिति कहलाते हैं। क्या कहलाती है? अवस्थिति कहलाती है। मतलब जिसके जगह को परिवर्तन ना किया जा सके, वो आपका क्या कहलाता है? अवस्थिति कहलाता है। अब दूसरी बात, दूसरा वर्ड है आपका स्थिति। दूसरा वर्ड क्या है आपका? स्थिति। स्थिति वो शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम भाई बोलते हैं ना, अगर हम अपने मनोवैज्ञानिक रूप में बात करें, कुछ लोग कहते हैं ना कि अभी हमारी स्थिति कुछ और थी, कुछ और है, बाद में कुछ और होगी, या आपकी स्थिति अभी कुछ और है, पहले कुछ और थी, या अभी कुछ और होने वाली है। जो परिवर्तनशील है, कहने का मतलब स्थिति एक ऐसा वर्ड है ना जो आपका परिवर्तनशील है, इसीलिए हम स्थिति कहते हैं। कहने का मतलब भारत की स्थिति क्या है? भारत की अगर यहाँ तक की बात करें, भारत की अगर इस स्थान की बात करें, तो यहाँ पे आपका क्या है? हिमालय पर्वत है, यहाँ पे आपका लद्दाख है, सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर आपका यही है ना, सियाचिन ग्लेशियर है, बहुत ही ठंडा है। यहाँ की स्थिति क्या है? ठंडी है। यहाँ की स्थिति क्या है भाई? बहुत गर्म है। यहाँ की स्थिति क्या है? नम जलवायु है। तटीय की स्थिति क्या है? जो भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो तटीय क्षेत्र है, उसकी क्या स्थिति है? वहाँ की स्थिति समतुल्य जलवायु है, सम जलवायु है, जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। सपोज दैट समुद्र किनारों पे। समझ में आया ना ये बात? स्थिति और स्थिति। अब हम बात करते हैं हमारा भारत देश ग्लोब के किस जगह पर स्थित है। ठीक है, चलिए मैं ये बता दूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा स्थिति और स्थिति, तो आप एक फिर से कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ही बनने वाला है कि भारत का अवस्थिति क्या है, भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या है, ये बताइए। ऑप्शन आपको 4 दिए रहेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले बनाता हूँ क्या? ग्लोब। आई होप कि ग्लोब अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। बहुत पहले ही प्रयास में बहुत अच्छा ग्लोब बना है ना। हालांकि ये पूरी तरह गोल नहीं है, भूभाग है। इस पृथ्वी को, अगर हम इस पृथ्वी के पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, जो आपके यूपी CPF जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं ना सेना में, उसमें एक 2019 में जो क्वेश्चन आया था, वो 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं, पृथ्वी का आकार क्या रखा गया है, उसको हम जी ऑड कहते हैं। क्या बोलते हैं?
जी ऑड बोलते हैं। जी ऑड क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो ऐसे लिखते हैं जी ऑड, ठीक है। और इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है भू आब। तो कहने का मतलब ये एनसीईआरटी पैटर्न में है और ये आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो आपका भू आब है ना, कहने का मतलब अगर पृथ्वी के आकार की बात करें, ना वो गोलाकार है, ना वो चपटी है, ना वो सकरी है, ठीक है, ना वो फैली हुई है। कहने का मतलब अगर आकृति एक शब्दों में बात करें तो पृथ्वी की जो पृथ्वी का आकार है वो क्या है, भू आब है। तो कहने का मतलब पूछा गया था क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आता है यूपीपीएससी पीईटी के एग्जाम में कि पृथ्वी की आकृति बताइए, तो पृथ्वी की आकृति भू आब है आपके ऑप्शन में रहेगा, आप उसको टिक करके आ जाइएगा, 1 नंबर पक्का करके आ जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, देखिए मैं थोड़ा टॉपिक से हट जा रहा हूँ ना, माफ कीजिएगा। देखिए देखिए ये जो है, ये आपका क्या, मैंने ये आपका ग्लोब बनाया है। इस ग्लोब पे 2 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। उन काल्पनिक रेखाओं का नाम है देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। जो हमारी लंबी लंबी रेखा खींची गई है ना, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखिए जो लाइन ऐसी होगी, जो ये वाली लाइन है ना, जो ये वाली रेखा खींची गई है, ये आपकी देशांतर रेखा होगी। और जो ऐसे रेखा खींची गई है वो आपकी अक्षांश रेखा होगी। इसको हिंदी में इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज। इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल और हिंदी में बोलेंगे लंबवत रेखा। इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। सपोज जैसे अगर हम ग्लोब पे बात करें, जो भी हमारी ऐसी रेखाएं खींची गई है ना, ऐसी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं जो हमारी पृथ्वी पे खींची गई हैं, वो हमारी क्या है, वो हमारी देशांतर रेखाएं हैं। और यहीं पे जो ऐसी रेखाएं खींची गई वो हमारी क्या है, अक्षांशी रेखाएं हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, ये हमारा वर्टिकल है जिसे हम लंबवत रेखा कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये आपका 0 अक्षांश है, 0 अंश यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से हम पूर्वी और इधर पश्चिमी स्टार्ट करेंगे देशांतर रेखाओं की, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये हमारा 0 अंश उत्तरी। अब इसको तो मिटाएं भाई, हो गया ना स्थिति और स्थिति, मिटाओ इसको, ठीक है। 0 अंश, ये कौन सा है, उत्तरी अक्षांश है। मैं उत्तरी लिख दे रहा हूँ भाई, अब उत्तरी तो नहीं लग रहा लेकिन आप समझ जाइएगा, मैं बोल भी रहा हूँ ना उत्तरी। ये उत्तरी है, ये आपका दक्षिणी भाग, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, या दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, चारों चीजें एक ही है। कहते नहीं है कान चाहे इधर से पकड़ो या ऐसे करके पकड़ो, पकड़ना क्या है, कान ही तो पकड़ना है। तो कहने का मतलब यही है कि दिशा आपकी वही रहेगी, चाहे उल्टा का चाहे सीधा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारी 0 अंश की देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, मैंने आपको 2 क्वेश्चन नोट करा है। पहला क्वेश्चन तो आप ये नोट करिए कि पृथ्वी का जो आकार है वो भू-आब का आकार है, आप इसको नोट कर लीजिए तुरंत। पृथ्वी का जो आकार है वो भू-आब का आकार है। और जो पृथ्वी का, अब देखिए पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखाएं, ठीक है। पृथ्वी को 2 भागों में, पृथ्वी की पूर्वी और पश्चिमी छोर में बांटने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, 0 अंश की देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। किस भागों में बांट रही है, आपको अर्ध गोलाकार बना दे रही है, आप इधर आपको पूरब बना दे रही है। भाई पूरा लिख दें, नहीं तो आप लोगों को लगता है कि भाई ये कंजूसी कर रहे हैं ना लिखने में। इधर पश्चिम, कहने का मतलब सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार क्या है। पृथ्वी का आकार आपका भू-आब है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट करिए। तो पृथ्वी का आकार क्या है, भू-आब है, जिसे हम जी ऑड भी बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप नोट कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे ये पुटअप कर सकता है, यूपीपीएससी पीईटी के एग्जाम में क्या पुटअप कर सकता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में अर्थात पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी भागों को बांटने वाली रेखाओं को 0 अंश की देशांतर रेखा कहते हैं। पूर्वी पश्चिमी, पूरा ग्लोब है, ग्लोब को बीचों बीच काट दिया मैंने। आपने खरबूजा लिया, गर्मी का समय है, आपने खरबूजा खूब खाया होगा, आपका खरबूजा लिया, खरबूजे को बीचों बीच आपने काटा, 2 भागों में बांट दिया। वो जो बीचों बीच काटने वाली जो रेखा है ना, वही आपके यहाँ 0 अंश की देशांतर रेखा है, इसे बोलते हैं हम देशांतर रेखा।
जीरो अंश की देशांतर रेखा। आप जीरो अंश लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप जीरो अंश देशांतर रेखा लगा के बोलेंगे, ठीक है। अब बात उठती है कि उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ओहो, मिस्टेक 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 ये है ना कि मैंने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, जबकि दोनों को बराबर देना है ना। दोनों को बराबर देना है। देखिए बराबर यहाँ पे हो रहा है ना, आई थिंक। देखिए अगर थोड़ा सा गड़बड़ होता है आप लोग मैनेज करिए ना। बता दें, आज की लाइफ में जो बैलेंस कर ले रहा है ना, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा महापुरुष है। आज की लाइफ में बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग बैलेंस कर ले रहे हैं वो अच्छा, ठीक है, आप बैलेंस करिए। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस बनाया। अब कहने का मतलब दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में ऐसे बांटने वाली रेखा को हम कहते हैं जीरो अंश की अक्षांश रेखा। समझ में आया? 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। पहला, पृथ्वी का आकार क्या है? भू-आभ है। इस पृथ्वी को बांटने वाली दो रेखाएं, अर्थात अगर पूर्वी और पश्चिमी की बात करें तो जीरो देशांतर रेखा दोनों आपस में दोनों को बांटती हैं। और अगर हम उत्तरी और दक्षिणी की उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, देखिए गोला, अब देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपका। ये है आपका गोला, ये है, अरे यार क्या हो रहा है भाई, ये आपका क्या है? गोला। गोला, गोला गेंद, फुटबॉल, ये आपका क्या है? गोला। गोला और गोलार्ध, गोला को अगर हम क्या करते हैं? आधा करते हैं। गोला को हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया, दो कटोरी बना दिया ना, गोला की दो कटोरी बना दिया, ऐसे ऐसे। तो गोला को आधा किया तो ये हमारा क्या कहलाया? गोलार्ध। ठीक है, मैंने गोला को आधा किया तो ये हमारा क्या कहलाया? गोलार्ध कहलाया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये एक गोला खींचा, अर्थात मैंने एक पृथ्वी बनाई, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया, अर्थात काट दिया, तो क्या हमारा बना? ये गोलार्ध बन गया। तो कहने का मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है। ये यहाँ से लेके ये जो आपका जो जीरो अंश की अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो आपकी जीरो अंश की अक्षांश रेखाएं हैं, ये जीरो अंश की अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। यहीं से देख लीजिए, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। और हमेशा कोई भी मैप हो, कुछ भी हो, आप उत्तर को ऊपर रखिए, दक्षिण को नीचे रखिए, ठीक है, और दाहिनी तरफ आप क्या रखिए? पूरब रखिए, और बाईं तरफ आप क्या रखिए? पश्चिम रखिए। आप कभी भी दिशा भ्रमित नहीं होंगे। तो होता नहीं है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाके छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे अगर हम कालाहारी सहारा मरुस्थल की बात करें, कोई भी मरुस्थल की बात करें, जहाँ पे पता ही नहीं चलता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक भू आकार का हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा आपका हो गया कि इसका दो भागों में बांटने वाली पूर्वी और गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को जीरो देशांतर रेखा कहते हैं, और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखाओं को अक्षांश जीरो अंश की अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऐसे खींचा होगा वो आपका अक्षांश रेखा होगा, जो ऐसे खड़ी खड़ी खींची गई होगी वो आपकी क्या होगी? देशांतर रेखा होगी। वो भी कौन सी देशांतर रेखा होगी? जीरो अंश की ये होगी देशांतर रेखा, और जीरो अंश की ये होगी अक्षांश रेखा। अब समझ में आया? अब आप लोग ये समझ रहे होंगे, पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, पृथ्वी इतनी बड़ी है, पूरे हमारे प्लेनेट में अगर हम पूरे सौरमंडल की बात करें तो पृथ्वी हमारे पूरे सौरमंडल के अगर आकार की बात करें तो 5वें आकार पे है, 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे जो हमारे ये पृथ्वी है, ये 5वें नंबर पे जो पृथ्वी है, ये इतना बड़ा पृथ्वी है कि आकार में 8 ग्रहों की बात करें, 5वें नंबर पे इतनी बड़ी है कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, महान महामना होगा कि वो जाके रेखाएं खींचेगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, वहां पे रेखाएं नहीं खींची गई, वहां पे एक रेखाएं काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं। काल्पनिक मतलब मान लेना, जैसे हम लोग मानते हैं ना, एक्स माना, वाई माना, ए माना, एम माना, बी माना, सी माना, ऐसे ही हमने एक ऐसा रेखा माना है।
और सबसे पहली बात ये उठती होगी मन में, ये क्वेश्चन उठता होगा आप लोगों के मन में कि ये देशांतर रेखा अक्षांश रेखा को माना किस लिए जाता है। मैं आपको बता दूं, अभी आपने यहाँ पे कुछ देर पहले ही पढ़ा था अब स्थिति और स्थिति। किसी भी जगह की, किसी भी स्थल या जलीय, किसी भी जलीय और स्थलीय भाग की स्थिति और अवस्थिति को जानने के लिए हम इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं की काल्पनिक रेखा के रूप में मानते हैं। कैसे मानते हैं? एक मापक हो जाता है हमारा कि इस रेखा से लेके इस रेखा तक का गर्मी है, इस रेखा से लेके इस रेखा तक का जल है, इस रेखा से लेके इस रेखा तक का अक्षांश तक का आपका मरुस्थल है, इस अक्षांश से इस अक्षांश तक का आपका पर्वतीय भाग है, और इस अक्षांश से इस अक्षांश तक का आपका बर्फीली क्षेत्र है या बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे मृत सागर है, यहाँ पे अरब सागर है, बंगाली खाड़ी है, क्या क्या है, बहुत सारे है ना। तो कहने का मतलब कि इन सब की जगहों को, स्थलीय या जलीय भागों की स्थिति और स्थिति को जानने के लिए हम काल्पनिक रेखाओं का निर्माण करते हैं। वो हमारी काल्पनिक रेखा जो हमारे भूगोलवेत्ता थे उन्होंने नाम रखा है देशांतर और अक्षांश रेखा। काफी लंबा हो रहा है, अब हम बात करते हैं भारत के स्थिति। आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन पूछे हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा पानी पीना। देखिए यहाँ पे ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि गोला से गोलार्ध का निर्माण कैसे होता है। गोला को मैंने बीच बीच भागों में काट दिया, मतलब गोला को मैंने 2 भागों में बांटा, गोला को आधा कर दो गोलार्ध बन गया। गोलार्ध मतलब गोला का आधा भाग, ठीक है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद ये दिया तो गेंद का 2 टुकड़ा हुआ ना, 2 टुकड़ा 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, आधा गोला हो गया, उसे हम गोलार्ध कह दिए, ठीक। सेम वही है, कोई भी चीज अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलेंगे ना, कॉन्सेप्ट के तौर पे लेके चलेंगे ना, तो वो आपको लाइफ में कभी भी भूलने वाली नहीं है, कभी भी भूलने वाला नहीं। एनी सब्जेक्ट, मैं पूरे 21 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे ऋग्वेद से लेके आज तक के जितने भी संस्कृत हैं, इंग्लिश है, क्या क्या है, सब की बात कर रहा हूँ। अगर आप एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं ना, वो कभी भूलने वाला नहीं है, ठीक ना। तो ये बात हुआ आपका, ये गोलार्ध हुआ, ये देशांतर, ये अक्षांश, ये जियाड, ये उत्तरी, ये भारतीय, कहने का मतलब ये इतना क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि भारत ग्लोब के किस जगह स्थिति है। सबसे पहला प्रश्न होता है कि पृथ्वी तो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन भारत हमारा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं भारत हमारा कहाँ है। भारत तो ऐसे हम लोगों के दिलो जहान में है ना। भारत हम सबके दिलो जहान में है मेरे भाई, सबके दिलो जहान में है ये। अरे यार कैसे मैं देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ मेरे भाई, देखना। मैं इसको इरेज करके अगर आपको भूल जाएगा, अगर आपको कभी ऐसा भूलने को लग रहा होगा कि मैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो आपको क्या करना है, आपको प्लस का सिंबल लेना है। क्या लेना है? प्लस का सिंबल लो, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने प्लस का सिंबल लिया, अब भाई जो ऊपर से तीर आ रही है वो हमारी देशांतर रेखा, जो बगल से तीर जा रही है वो हमारी अक्षांश रेखा। अब इसे सरल भाषा में आप समझ पाएंगे नहीं ना। तो कहने का मतलब ये हमारा देशांतर रेखा, ठीक है, और ये हमारी अक्षांश रेखा। अक्षांश है, अक्षांश है मेरे भाई, मैं इसके पहले शायद अक्षांश उल्टा लिखता आ रहा था, अक्षांश रेखा है, ठीक है। आप बैलेंस बनाइए। ये देखिए अक्षांश रेखा, ये मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ, ये अक्षांश रेखा है। ये आपका क्या है? ये आपका ग्लोब है। देखिए एक ही बार में इतना अच्छा ग्लोब बना था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि कितने देशांतर रेखा और कितने अक्षांश रेखा के बीच में हमारा भारत स्थित है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, जो हमारे देशांतर रेखा हैं वो हमेशा ऐसे ऐसे चलेंगी, ऐसे ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और जो हमारी अक्षांश रेखा होंगी वो यहाँ से यहाँ चलेंगी, यहाँ से यहाँ चलेंगी, यहाँ से यहाँ चलेंगी, यहाँ से यहाँ चलेंगी, यहाँ से यहाँ चलेंगी।
अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। मैं आपको मानचित्र का डेफिनेशन बता रहा हूँ। अगर कोई पूछता है भाई बता दो मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र 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 सारे लोगों के जुबान पे रटा होगा कि मानचित्र, भाई मानचित्र बनाओ। मैं कहता हूँ मानचित्र उसे कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? जब हम एक कागज के टुकड़े पे प्रदर्शित करते हैं, जब हम एक कागज के टुकड़े पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा जाल का निर्माण होता है वो हमारा मानचित्र कहलाता है। ये 12th के ज्योग्राफी के किताब में है, बुक में है, ठीक है। तो कहने का मतलब मानचित्र का भी आपको मालूम हो गया। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे भारत कहाँ स्थिति है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। 5वां क्वेश्चन आई थी, 5वां क्वेश्चन आप नोट करिए। भारत, बहुत प्रेम से लिख रहा हूँ भाई, और आप लोग भी लिखिएगा, नो चीटिंग ना। चीटिंग मेरे साथ थोड़ी ना करेंगे, चीटिंग अपने साथ करेंगे ना ना। तो देखिए भारत, भारत क्या कह रहा है? भारत ग्लोब के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। छोर नहीं, गोलार्ध मेरे भाई, अभी मैंने गोलार्ध बताया। गोलार्ध पर स्थित है। नहीं भाई, अवस्थित है यार, मैंने नहीं बताया था जगह को, मैंने परिवर्तन नहीं कर सकता, ये अवस्थित है। कहने का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भारत ग्लोब के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर अवस्थित है। ये आप नोट कर लीजिए। ये मैं बता रहा हूँ, कई बार एग्जामों में आया गया है ये क्वेश्चन कि भारत कहाँ स्थित है, भारत की अवस्थिति बताइए। तो भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब एक बात बताइए, मैंने ये जीरो अंश की अक्षांश रेखा की बात की थी। इसके अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो आपका क्या होता है? उत्तर होता है। और अगर इसी रेखा के आप इधर आते हैं तो आपका पूरब होता है। तो आपका भारत कहाँ है? मैं यहाँ पे आपका भारत का मैप बना रहा हूँ छोटा सा। नो लॉफिंग ना, अगर गड़बड़ हो तो नॉट लॉफिंग। देखिए क्या हुआ मेरे भाई, कैसे हुआ? चलो ठीक है, ऐसे ऐसे ले लो, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे कर लो, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ से ले लो। ये हमारा भारत का क्या है? ये हमारा भारत का मैप है। अब बताओ अगर आपको रेखा के बारे में पूछेगा कि किस रेखा के दक्षिण है, या किस रेखा के उत्तर है, या किस रेखा के पश्चिम है, या किस रेखा के पूरब है, तो कहने का मतलब आपका भारत यहाँ पे है। आप मैप उठा के देख लीजिएगा। मैं आपको अगर मैप की बात करता हूँ, मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। देखिए कहाँ गया? ये रहा मेरे पास। देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये मैप है, ये पूरे संसार का मैप है। मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको इसमें भी ये बताऊंगा। देखिए ये पूरा आपका क्या है? ग्लोब है। इसी ग्लोब को अगर मैं किसी कागज के टुकड़े पे प्रदर्शित करता हूँ तो वो हमारा क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। ये है आपका क्या? मानचित्र। तो उल्टा हो गई, उल्टा। ये फैन चल रहा है ना, फैन चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा ये हो रहा है। देखिए ये आपका क्या है? मानचित्र है। आप कह रहे होंगे कि ये हमारे सर अभी ग्लोब के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये तो आपका चिपटा है, ये तो आयताकार का मानचित्र है। आप देख रहे होंगे, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये तो आयताकार है। नहीं मेरे भाई, इसको हम ग्लोब भी बना सकते हैं। अब इसको ग्लोब बनाएंगे कैसे? ये देखना मैं इसको ग्लोब कैसे बनाता हूँ। देखना, ये आपका मैप है। इस मैप को अगर मैं ऐसे करके फोल्ड करता हूं, ऐसे ऐसे,
इस मैप को मैं ऐसे करके फोल्ड करता हूँ और अगर इसमें मैं हवा भर देता हूँ, क्या हवा पृथ्वी के अंदर है ना, मैग्मा है, लावा है, क्या क्या है, कितने भी कचड़े हैं। आलू देखें आप, आलू पहले आलू गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, आप उसको भूनते हैं, आग से बाहर निकालते हैं, वो धीरे से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ऊपरी सतह उसकी ठंडी हो जाती है। जब आप उसके अंदर उंगली डालते हैं, अरे बाप रे, अंदर क्या होता है, अंदर बहुत तेज जलन होता है ना। ऐसे ही पृथ्वी है, यहाँ तक तो आपकी ठंडी है पृथ्वी, लेकिन इसके अंदर क्या है, बहुत गर्म है, लावा है मेरे भाई। तो कुछ ना कुछ भरा है, तो इसके अंदर भी तो हम कुछ भरेंगे। अगर हम इसके अंदर कुछ भरते हैं तो ये हमारा ऐसे ऐसे क्या होता है, बेलनाकार बन जाता है। ऐसे कैसे बताऊं मैं, देखिए ये बेलनाकार बना, ये ऐसे यहाँ से लेके ऐसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब आप लोग काफी समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब देखिए, कहने का मतलब ये जो हमारा मैप है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि ग्लोब के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्या स्थित है, भारत। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारत, ये आपको दिख रहा है भारत, ये पिंक कलर, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ से लेके भारत आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, पूरा ग्लोब है। अब देखिए, सपोज दैट ये मानचित्र आपका क्या है, ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब होने के साथ साथ अब आप यहाँ पे हैं, अगर इसको हम दो भागों में बांटते हैं, देखिए इसको, ये वाली रेखा आपकी देशांतर रेखा कहलाई, ये वाली रेखा देख रहे हैं, कहाँ गई, 0 अंश की रेखा, ये रही आपकी 0 अंश की देशांतर रेखा। देखिए ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं पास से, देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा घड़ी, मध्याह्न रेखा, इसको मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं ना। ये घड़ी का जो सिंबल है, ये जो घड़ी का सिंबल है मध्याह्न रेखा, ये आपका 0 अंश की रेखा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ छोटा सा, ठीक। ये जो आपकी 0 अंश की रेखाएं हैं, मैंने आपको अभी तत्काल बताया था, जो 0 अंश की खड़ी रेखाएं हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और जो ऐसी लेटी हुई रेखा है वो हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है। जब ये हमारा देशांतर रेखा है और ये हमारा अक्षांश रेखा है, तो हमारा भारत कहाँ है, अक्षांश रेखा के ऊपर है, देशांतर रेखा किधर है, अर्थात पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आपको मैप के रूप में आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, कहने का मतलब एक क्वेश्चन आप नोट करिए कि भारत ग्लोब के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, अब स्थित है। कैसे थे मेरे भाई, कैसे भी रहो यार, ऐसे थे ऐसे। तो कहने का मतलब जो हमारा भारत है वो यहाँ स्थित है। अब देखिए, जो ये हमारी रेखाएं यहाँ से यहाँ, भाई इधर भी रेखाएं गई हैं तो हमारी इधर भी तो रेखाएं जाएंगी, ऐसे। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक किया हुई है कि ये मैप थोड़ा सा नीचे बना है, लेकिन आपको माइंड नहीं करना है, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गई, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। इस टॉपिक को अभी पोस्टपोन रखते हैं। देखिए ये जो अक्षांश रेखा, अब दूसरी जो अक्षांश रेखाएं होंगी ना, वो दूसरी अक्षांश रेखाएं ऐसी होंगी, फिर इसके बाद अगली अक्षांश रेखाएं ऐसी होगी, सॉरी दिख नहीं रहा, ऐसे होगी, ऐसे होगी, फिर एक रेखा यहाँ से भारत को टच करते हुए जाएगी, फिर एक कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, ये हमारी कर्क रेखा है। आप एक क्वेश्चन को तुरंत नोट करिए, आप एक क्वेश्चन को, बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं ऐसे कॉन्सेप्ट मैप के साथ साथ चल रहा हूँ और आपको क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूँ ना। छठा क्वेश्चन आप नोट करिए, छठा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। जो हमारी कर्क रेखा है वो 23.5 अंश पे 23.5 अक्षांश रेखा है। सबसे पहली बात पृथ्वी हमारे 23.5 अक्षांश रेखा 23.5 अंश पे झुकी हुई है। ये लिखिए, पृथ्वी हमारी
पृथ्वी हमारी 23.5 अंश अक्षांश रेखा पे झुकी हुई है। मैं बता दूं आपको, मैं अगले क्लास में ग्लोब के साथ मिलूंगा। किसके साथ? ग्लोब के साथ मिलूंगा। हमारे हाथ में एक छोटी सी पृथ्वी होगी, काल्पनिक पृथ्वी होगी हम लोगों के हाथ में। मैं आपको बताऊंगा कि 23.5 अंश पे कैसे झुकी हुई है। ये आपने ग्लोब देखा ही होगा, जिन भाइयों बहनों ने ग्लोब देखा होगा, आप देखते होंगे ग्लोब ऐसा है। ग्लोब को मैं कैसे बताऊं? सपोज दिस, कोई ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये ऐसे झुका हुआ है, ऐसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी ऐसे है, ऐसे 23.5 अंश से झुकी हुई है। यही 23.5 अंश पे झुकी हुई है। और जो हमारी कर्क रेखा है वो 23.5 अंश की कर्क रेखा है, जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप एक क्वेश्चन और नोट करिए, छठा क्वेश्चन आप नोट करिए। पृथ्वी हमारी 23.5 अक्षांश रेखा पे झुकी हुई है। अब अगला क्वेश्चन नोट करिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला पॉइंट, अब इसी में से मैं 2 क्वेश्चन आपको पुटअप कर दूं। इसी 8 राज्यों, इसी इतने लाइनों में से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसे कैसे? कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किन राज्यों से कर्क रेखा भारत में नहीं गुजरती, ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप करता है। सपोज दैट आपका एक यहाँ पे ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। मैं आपको बता दूं, आप नोट करिए, 8 राज्य नोट करिए। जो हमारा पहला राज्य हो रहा है वो हमारा गुजरात हो रहा है, जो कर्क रेखा को गुजर रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मिजोरम, त्रिपुरा। कितने हुए आपके? हुए ना। देखिए गमछा, देखिए गुजरात, म से आपका मध्य प्रदेश, छ से आपका छत्तीसगढ़, झ से आपका झारखंड, गमछा झार मित्र पर, मी से आपका मिजोरम, त्र से आपका त्रिपुरा। ठीक है, कितने हुए? 8 राज्य हो गए। इन 8 राज्यों से होकर भारत हमारी गुजरती है। कर्क रेखा हमारी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, या ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कोई किस राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो 3 स्टेट ऐसे दिए रहेंगे जहां से कर्क रेखा नहीं जाती है, और 1 स्टेट ऐसे दिए रहेंगे जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप चूज करके वो ऑप्शन आपका 1 नंबर लेके चले आएंगे यूपीटी प्लस से पीटी के एग्जाम में से। ठीक है ना? ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब इसके बाद ये आपका कंप्लीट होता है। आप यहाँ इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, मैं ये बात करता हूँ, ये आपका यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर भी है, लेकिन ये मिजोरम से गुजरता है और त्रिपुरा से। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी। अब देखिए, मैंने अक्षांश रेखा तो दर्शा दिया आपको, ठीक है। अब देशांतर रेखा को कैसे दर्शाते हैं मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। देशांतर रेखाओं का निर्माण ऐसे होता है, ये देखिए, देशांतर रेखाओं का निर्माण ऐसे होता है, ये। और एक देशांतर रेखा जो भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, 82.5 अंश की देशांतर रेखा, वो एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो हमारे भारत देश में टाइम का निर्धारण, समय का निर्धारण होता है कि अभी रात के 2 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, या दिन के 1 बज रहे हैं, या दिन के सुबह में कितने बज रहे हैं। वो जो समय का निर्धारण होता है, वो हमारे भारत का जो समय का निर्धारण होता है, वो भारत का जो समय निर्धारण होता है, वो इलाहाबाद के नैनी जगह से 82.5 अंश पे हमारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, जहां से हम समय का निर्धारण करते हैं।
काफी इम्पोर्टेंट। आप अगला क्वेश्चन नोट करिए, 7वां था ये मेरे भाई। अब 8वां क्वेश्चन नोट करिए, 8वां। मैं आपको बता दूं ना कि इसमें से अगर एक क्वेश्चन नहीं आया ना तो आप कहना, वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, आप देख लीजिएगा, जब भी देख लीजिए आप मिला लीजिएगा। ठीक है, जरूर मिला लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है भाई, क्या बोल रहे थे? हाँ, अगला क्वेश्चन आपका ये आता है, क्या आ रहा था? देखिए ये जो देशांतर, हाँ टाइम, देखिए भारत के प्रयाग से नैनी जगह से 82.5 अंश की काल्पनिक देशांतर रेखा होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? इस 0 अंश की देशांतर रेखा को भी हम मध्याह्न रेखा कहते हैं, क्योंकि ये हमारा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरा है। लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरा है, जिसे हम GMT कहते हैं। अब आप सुन रहे होंगे कि GMT क्या है? GMT मेरे भाई, ये जो रेखा है इसको हम GMT रेखा भी कहते हैं। जो हमारी GMT रेखा है, ग्रीनविच टाइम, इस 0 अंश देशांतर रेखा को हम कहते हैं GMT रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच टाइम रेखा। और इस GMT रेखा से 5.5 घंटे जो भारत का समय निर्धारण होता है, भारत का समय निर्धारण होता है GMT से, GMT प्लस 5.5 हॉर्स। ये नोट कर लीजिए। किसका फोन आ गया मेरे भाई? वो अलार्म। तो कहने का मतलब ये जो GMT है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा। GMT प्लस मतलब जो हमारा ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच शहर से जो हमारी देशांतर रेखाएं 0 अंश की मध्याह्न रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, उस रेखा से 5.5 घंटा आगे है हमारा टाइम, जो ये 82.5 अंश के रूप में हम समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको और सारी जानकारी देंगे, इतने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, और आप इसको वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम अगली बार वीडियो अपलोड करें ना, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, इसका पार्ट 2 होने वाला है, वीडियो 2 आपका होने वाला है, जहाँ से आपके यहाँ पे तो 8 क्वेश्चन मिले, वहाँ पे आपके इसके 2 गुने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।